नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है देव प्रकाश सिंह साहब। स्वागत है। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं देव प्रकाश सिंह जी और इनसे हम कानूनी ज्ञान हासिल करते रहते हैं। देव प्रकाश जी, सभी जानते हैं कि दहेज एक जहर है, फिर भी दहेज खत्म नहीं होता और दहेज को लेकर फिर कितने विवाद होते हैं, कितने तरीके के केस मुकदमे हो जाते हैं, लड़कियों को कितना कष्ट सहना पड़ता है, उनके परिवार। हम आपसे यह समझना चाहते हैं, देखिए ये जो जहर है, पहले इसे डिफाइन कीजिए, दहेज कहते किसे हैं और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, दहेज की जो उत्पत्ति हुई है जी, वो अभी लगभग हिंदू सक्सेशन एक्ट में आ चुका है। वो जो लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलती है पिता की संपत्ति में या दादा की संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में, जी, उसी का एक रूपांतर हुआ था कि लड़कियां पहले जब जाती थी जी, तो घर से कुछ लेके नहीं जाती थी, जब ससुराल जाती थी तो घर से कुछ उनको जेवर, कुछ उनको गिफ्ट, कुछ उनको रकम एक रूप में दे दिया, जो स्त्री धन के रूप में बात में आता था कि स्त्री धन लेकर के आई हैं और उसको इस रूप में रखा गया कि भाई वहां पर कुछ ले गई हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चली आई हैं। अब बाद में क्या हो गया कि कुछ लोगों ने कहा कि हमने इतना धन ले लिया, हमारे बेटे की शादी में, जो बाद में 70 के बाद जो ये मामला शुरू हुआ, देखा देखी भी ये बढ़ता गया और पाप का रूप ले लिया। जो एक अच्छी चीज थी वो बढ़ के पाप का रूप ले लिया और सरकार उसके बाद कानून लेके आ गई 1961 में कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों जुर्म है और इस जुर्म उन्होंने सजा का प्रावधान कर दिया। और सबसे जो ज्यादा केसेज होते हैं तो दहेज में ये कि दहेज एक शादी से पहले दहेज मिलता है, जो लड़का लड़की जो आपस में तय तमन्ना समझ देते हैं, वो कहते हैं बिफोर मैरिज, मतलब जो शादी तय करने वक्त, जो वो भी इलीगल है, मैं बता दूं, वो भी गैर कानूनी है भाई। और एक शादी के दौरान, जैसे शादी के दौरान कुछ इष्ट मित्र आए, समाज के लोग आए, गिफ्ट दिए, तो ये के बाद कुछ बड़े लोगों के यहाँ गिफ्ट से भी बहुत सारा सामान हो जाता है क्योंकि सोशल नेटवर्किंग अच्छी है। या माता पिता ने कुछ गिफ्ट, लड़की को कुछ जेवर दिया, कपड़ा दिया, सामान दिया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दिया, कहता है कि उस गिफ्ट को हम लोग दहेज नहीं मानेंगे, बनिस्पत उसको आप एक एंट्री कर दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके लड़का लड़की साइन कर देगी, इतना सामान हम लोग को उस समय मिला है। सबसे जो ज्यादा इसमें मुकदमा आ रहा है वो है शादी के बाद का मामला, जो ये डॉरी प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 4 में आता है कि शादी हो गई या फिर कहा कि इतना, या कुछ अभी जो इसको अनऑफिशियल कहा जा सकता है कि कहीं कहीं कमिटमेंट लड़की के पिताजी ने कर दिया और नहीं दिया तो लोग बाद में मांगते रहते हैं कि ये हमको ला करके दो, नहीं तो बेटी कहीं न कहीं लोभित भी हो जाते हैं। तो ऐसे घटा है पहले से काफी, चूंकि शिक्षा बढ़ा है, अब लड़कियां तो कहती है दहेज लेगा उससे हम शादी ही नहीं करेंगे और वस्तुतः अभी बंद हो जाना चाहिए, इसलिए अब तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो गया, लड़कियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मिल गई और हिस्सेदारी साथ साथ यह भी हो गया कि पिता बीमार पड़ेगा तो उसको भी देखना लड़कियों का कार्य हो गया, ऐसा नहीं लड़का ही केवल देखे, ये सब बातें भी आ गई। तो जो केसेज आ रहे हैं वो केसेज आ रहे हैं दहेज के बाद वाला, और उसमें आगे आपको 498A जो सेक्शन आपका आता है और सेक्शन 4 डॉरी प्रिवेंशन एक्ट, इस दोनों एक्ट में केसेज होते हैं और केसेज होने के बाद जो है सो आजकल जो चल रहा है पूरे परिवार का नाम डाल दो ताकि वो लोग प्रेशर में आ जाए, और प्रेशर में आकर क्योंकि होता है सबका नाम पड़ेगा तो सब मिलकर घर के लोगों को बैठा समझाया कि भाई ऐसा मत करो, लड़की को तंग मत करो, इसके लिए किया गया। अब इसका दुरुपयोग शुरू हो गया और दुरुपयोग ऐसा शुरू हुआ कि धमकाने के रूप में काम आने लगा, लोग लड़के से डरने लगे, शादी पुतौह से पुत्र वधू घर में आ गई, अब सास भी डर रही है, ससुर भी डर रहा है कि कुछ बोल देंगे, कहीं एक 498 में जाके कुछ लगता है कि FIR कर दे, पूरे परिवार में सब लोग उसके अंदर आ जाएगा। ये उस ढंग का घटना घट के, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू यह है कि लोग कम से कम सहमे तो लड़कियां कमजोर तो होती ही थी, समाज के हर तबका को समझना पड़ेगा, केवल पटना राजधानी समाज को नहीं समझ सकते हम, गांव देहात में इसका दुरुपयोग काफी होता है, लड़कियों को लोग ब्लैकमेल करते, लड़की के पिता को लोग ब्लैकमेल करते, मोटरसाइकिल नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी। इस कानून को सख्त बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि इस कानून के सख्ती के कारण दहेज प्रथा रुकी, बहुत हद तक रुकी भी है, लड़कियों की घटनाएं भी काफी घटी हैं, लोग लड़कियों को जला दिया करते थे। ऐसा भी होता था कि कभी सुने हैं कि लड़की अपने पिता के घर में खाना बनाने में जल गई? नहीं।
जब भी जलती ससुराल में ही जाके जलती थी। अच्छा, वहां और कोई नहीं जलता था, केवल बहू ही जलती थी, न बेटी जलती थी न सास जलती थी। तो इस ढंग की घटनाएं जब घटी तो सरकार का भी कान खड़ा हुआ, पार्लियामेंट भी आगे कि नहीं इसमें कानून बनाना पड़ेगा, और उसने 304 का प्रावधान कर दिया कि इस ढंग की घटना अगर ससुराल में होती है तो हम बिना कोई प्रूफ के हम मान लेंगे, अगर कोई पहले से कोई नेक्सस इस ढंग का इमीडिएट लिंक है कि कहीं दहेज आपने मांगा है और लड़की का डेथ होता है, चाहे वो हैंगिंग से हो, पॉइजनिंग से हो या बर्निंग से हो, जिस किसी लड़की छत पर से कूद गई हो, तो ऐसे केसेज में हम उस पर जो उसके सेक्शन में जो जिन लोगों पर दोषारोपण होगा उन लोगों पर कार्रवाई होगी। उसमें तो बहुत लंबा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया हुआ है, उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा भी। चलिए, आपने कहा कि देखिए गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन यह भी सच है कि दहेज एक जहर है। हम ये समझना चाहते हैं जो कानूनी प्रावधान है कि शादी के कितने साल बाद तक दहेज मांगने का मुकदमा हो सकता है? देखिए, नियमतः 7 साल तक इसमें प्रतिबद्धता है जी, कि जो डॉरी प्रिवेंशन एक्ट है उसमें कहा गया कि शादी के 7 साल तक अगर ये बात ना आई जी, तो उसके बाद दूसरे किसी कारण से आपस में मतभेद हो सकता है, झगड़े पति पत्नी बीच में हो सकता है, दाम्पत्य जीवन उसके कारण गड़बड़ा सकता है, उसके लिए अलग से कानूनी प्रावधान है। लेकिन उसको कहा कि उसको हम लोग दंड के प्रावधान नहीं रखेंगे, लेकिन यह जो एक भ्रांति है कि 498A केवल दहेज के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है। तो हेरासमेंट जब भी होगा, जब भी किसी औरत को आप हेरास करिएगा, तंग करिएगा, मेंटली या फिजिकली, मेंटली फिजिकली समझने की, फिजिकली तो अब मारा पीटी जो आप समझते हैं वो तो समझ गए, मेंटली फिजिकली सेक्सुअली जो भी कर, मेंटली फिजिकली सेक्सुअली तीनों चीज, उसमें अगर कहीं भी कुछ करते हैं तो वो केस फाइल करेगी, और केस फाइल करने के बाद उस पर जो पनिशमेंट है वो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 498A में कोई रिपेरेशन नहीं है, मतलब क्षतिपूर्ति नहीं जी। क्रिमिनल केस होगा, उसको जेल होगा, सजा होगी, इतना ही ना होगा जी। उसके लिए उन्होंने फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना दिया 2005 में जी। वो भी मनमोहन सिंह के सरकार में ही बनी। ये डोमेस्टिक वायलेंस में कहा कि नहीं, वो एक सिविल कम क्रिमिनल केस होगा, सिविल कम क्रिमिनल कम, उसमें है क्षतिपूर्ति, मेंटेनेंस, घर मकान, बच्चे का पेमेंट और बहुत सारे ढंग का प्रावधान है। यहाँ तक भी हो सकता है कि पति को ही कह दिया जाए कि अपना घर आप छोड़िए, उसको रहने दीजिए। अच्छा, ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है। अच्छा, यह भी हो सकता है कि एक ही घर में दोनों रहिए, लेकिन कई बार तो हम लोगों ने ऐसा भी केस देखा है कि दोनों पति पत्नी एक घर में ही हैं और बार और पत्नी आती है कोर्ट में आके बोलती है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है वो, अच्छा अभी तक घर में बैठा हुआ है। तो इस ढंग इतना अभी संबंध इस हद तक भी खराब हुआ है कि वो जो मामला है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये सब महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि महिलाएं कमजोर होती हैं। अधिकतर महिलाएं, आज के दिन में भी बहुत सारी महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके साथ जुल्म अत्याचार होता है, मारपीट होती है, फिजिकल भी होती है, सेक्सुअल वायलेंस भी, इस ढंग की भी बात काफी सूचना आ रही है, सेक्सुअल वायलेंस भी काफी हो रहा है। तो सेक्सुअल मेंटल भी हो रहा है। मेंटल का वायलेंस के बारे में बता दो कि मेंटल वायलेंस में लेवल है, किस लेवल में लड़की का पालन पोषण हुआ है। चलिए, उस पर तो हम लोग बात कर लेंगे, एक अलग वीडियो में भी बात कर सकते हैं। तो आपने समझा कि दहेज का मुकदमा कितने साल तक हो सकता है, दहेज कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन यह भी आपने समझा होगा कि 7 साल के बाद भी यदि आप हरास कर रहे हैं अपनी बहू को, लड़की को, पत्नी को, तो आप कानून की गिरफ्त में आएंगे और आपको मौका नहीं मिलेगा, कानून सजा सुनाएगा। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कानून ने वहां बचाव दिया जहां गलत केसेज हो रहे हैं, वहां बचाव दिया। हाँ, ठीक है, गलत तो जब आरोप लगते हैं तो कानून बचाव करता है। तो आप चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।